एपिसोड 6। मौत से कोई नहीं बच सकता। रॉनी जैसे ही बस स्टॉप पर उतरता है, कोई उसके हाथ को कस कर पकड़ लेता है। अचानक से हुई ये बात रॉनी को चौंका देती है। ऊपर से हल्का अंधेरा होने की वजह से रॉनी उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पाता, लेकिन उस शख्स की मजबूत पकड़ ही रॉनी को डराने के लिए काफी थी। रॉनी हिम्मत जुटाकर पूछता है, कौन है? इतनी देर में उसे एक जोर का झटका लगता है, मानो जिस शख्स ने उसे पकड़ रखा था अभी अभी उससे कोई और शख्स आ टकराया हो। उसी एक तेज धक्के के साथ रॉनी नीचे जमीन पर धड़ाम से जा गिरता है। तभी जोरदार हुंकार की आवाज के साथ जिसने रॉनी को पकड़ा था, वो सामने से आए किसी दूसरे साए के साथ लड़ने लगता है। तभी हल्की सी चांद की रोशनी में रॉनी को लड़ने वाले में से एक की झलक मिलती है और रॉनी एकदम से शॉक्ड रह जाता है। मुग्धा? ऐसे मुग्धा को किसी लड़के से लड़ते देखकर डर के मारे रॉनी सन्न रह जाता है और वहां से दूसरी ओर भागने लगता है कि तभी अचानक से अंधेरे में एक शख्स रॉनी पर झपट पड़ता है और अगले ही पल उसे बुरी तरह अपने साथ जंगल की ओर खींच कर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ चुके मुग्धा और समीर को इस सब की भनक भी नहीं लगती कि जिसकी वजह से वो दोनों बेरहमी से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, वो खुद वहाँ मौजूद नहीं है। लड़ते लड़ते जब समीर की नजर कुछ देर पहले खड़े रॉनी की ओर गई, वो हक्का बक्का रह गया और जोर से दहाड़ कर मुग्धा से बोला, ये रॉनी कहाँ गया? मुग्धा ने भी उस ओर देखा और वहाँ रॉनी को ना देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। गुर्राते हुए समीर ने कहा, तुमने फिर से मेरा शिकार मुझसे छीना। जरूर तुमने ही उसे गायब करवा दिया, नहीं तो यूं अचानक से हमारे बीच से वो कहाँ जा सकता है? समीर को जोर का धक्का देते हुए मुग्धा ने कहा, मुझे तो लगता है इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है। जरूर तुम यहाँ अकेले नहीं ऋतु के साथ आए हो और मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। दोनों को एक दूसरे की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मुग्धा वहां से रॉनी को ढूंढने जाने लगती है, मगर समीर उसे निकलने का कोई मौका नहीं देता। वहीं जंगल में कहीं झाड़ियों के बीच जब रॉनी को होश आया, उसे अपने सामने एक खूनी दरिंदा नजर आया, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर दहशत में रॉनी की जोरदार चीख निकल गई। जंगल से आई रॉनी की चीख भरी आवाज को सुनकर मुग्धा जंगल की ओर दौड़ने लगी। मुग्धा समझ गई थी कि रॉनी किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उस तक जल्द से जल्द उसे पहुंचना ही होगा। उस वक्त रॉनी को अपने सामने साक्षात मौत नजर आ रही थी। खूनी दरिंदा बड़े बेसब्र कदमों से रॉनी के करीब बढ़ रहा था। उस वक्त ये पता लगा पाना मुश्किल था किसके दिल की धड़कनें ज्यादा तेज थी, उस खूनी दरिंदे की या लाचार रॉनी की, क्योंकि जहां एक तरफ रॉनी बेबस और लाचार होकर अपनी मौत के इंतजार में बची हुई चंद घड़ियां गिन रहा था, वहीं दूसरी तरफ दरिंदा अपनी वहशी नजरों से रॉनी के ताजा खून से अपनी प्यास बुझाने को पल पल बेकरार दिख रहा था। मुग्धा तेज कदमों से जंगल के बीचों बीच बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी कीमत पर रॉनी को बचाना चाहती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब मौत हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है तो उससे पीछा छुड़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और मौत पीछा तभी छोड़ती है जब इंसान की रूह जिस्म छोड़ देती है। वहीं घने पेड़ के आसपास अचानक से चमगादड़ों की संख्या बढ़ गई थी। जैसे किसी की मौत हो जाने पर जब चीलों और गिद्धों को पता चल जाता है कि करीब ही कहीं दाना मिल सकता है, ठीक वैसे ही यहाँ जैसे चमगादड़ रॉनी की मौत के साक्षी बनने वाले थे। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। उसके साथ ही अब कोहरा भी अपनी दामन फैलाने लगा था। जंगल अचानक से कुछ और ज्यादा खौफनाक दिखने लगा था। रॉनी ने दहशत से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पास भागकर यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि एक तरफ खूनी दरिंदा खड़ा था तो वहीं दूसरी ओर घना जंगल था, जहाँ उसने अक्सर खून खराबे की वारदात सुन रखी थी। डर एक ऐसी सिचुएशन है जो अच्छे अच्छों के खून को सुखाकर पानी कर देती है।
बात जब अपने सामने मौत देख लेने की हो तो इंसान एक मूक दर्शक के सिवा और कुछ नहीं बन सकता। और देखते ही देखते वो दरिंदा उसके करीब पहुंच गया और अपने नुकीले पहने दांत रोनी की गर्दन पर गड़ा दिए। रोनी की तेज चीख के साथ जंगल की खामोशी एक पल को टूटी और फिर रोनी पंख कटे पक्षी की तरह दरिंदे की बाहों में छटपटाने लगा और कतरा कतरा खून रोनी के जिस्म से कम तर होता चला गया और उस खूनी दरिंदे के जिस्म में भरता चला गया। थोड़ी देर बाद एक आखिरी बचे सांस के साथ रोनी बहुत जोर से छटपटाया और उसका जिस्म दरिंदे के हाथों में एक ओर को लटक गया। लेकिन वहीं दरिंदे ने रोनी के जिस्म के खून की आखिरी बची बूंद तक को ना छोड़ा और फिर सब कुछ खत्म हो जाने के बाद रोनी की बेजान लाश को वहीं उसने जमीन पर एक और फेंक दिया। वहीं जंगल में भागते भागते मुग्धा आखिरकार उस जगह पर पहुंच ही गई जहां से उसे रोनी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मगर वहां जो मुग्धा ने देखा वैसा कुछ भी देखने की मुग्धा ने कल्पना तक नहीं की थी। वहां नीचे जमीन पर रोनी की बेहरकत लाश पड़ी थी। रोनी की लाश को देखकर मुग्धा की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं का रंग चाहे गहरा अंधेरा होने की वजह से नजर न आया, लेकिन इतना पक्का था कि वो रंगहीन नहीं था। मुग्धा ने रोनी की लाश को करीब से भी न देखा और वो रोनी की लाश को उसी हालत में छोड़कर वहां से घर लौट गई, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने रोनी को छुआ या फिर उसके करीब गई तो पुलिस को उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिल जाएगा। वहीं जब समीर रोनी की लाश के पास पहुंचा, वो खुद भी ये देखकर हैरान रह गया। मेरे अलावा कौन था जिसे रोनी के आने के बारे में पता था? कौन हो सकता है इसके पीछे? हाथ आया मेरा शिकार किसी और का शिकार बन गया। वहीं दूसरी तरफ मिहिर रोनी के पापा आलोक वर्मा को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही वो सीधा इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद के पास गया। दुर्गा प्रसाद उस वक्त कोई केस फाइल स्टडी कर रहे थे। मिहिर को सामने देखते ही इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद अचानक से बोल पड़े, अरे तुम फिर आ गए, इस बार क्या देख लिया तुमने मिस्टर? तब तक उनकी नजर आलोक वर्मा पर नहीं गई थी। सीरियस टोन में मिहिर ने कहा, सर आई नीड योर अर्जेंट हेल्प। सर मुझे रोनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पता चला है। रोनी का नाम सुनते ही दुर्गा प्रसाद कुछ चौंक गए और तभी उनकी नजर सामने खड़े आलोक वर्मा पर पड़ी, क्योंकि दुर्गा प्रसाद को रोनी का केस अब पूरी तरह से याद आ गया था। आलोक वर्मा को बैठने को कहकर दुर्गा प्रसाद ने मिहिर से पूछा, क्या पता चला है तुम्हें रोनी के बारे में? सर मैंने मुग्धा को रोनी का नाम लेते हुए सुना है। मुझे लगता है वो फोन पर उस वक्त रोनी से ही बात कर रही थी। तभी इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने कहा, रोनी की मोबाइल लोकेशन लगातार बदलती जा रही है, इसलिए हम उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे। मिहिर ने आगे कहा, पर सर मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त मुग्धा रोनी से ही बात कर रही थी। मुझे उस पर शुरू से डाउट था, लेकिन आप लोगों ने उसके अगेंस्ट कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया, बस वार्निंग देकर उसे छोड़ दिया। सर मैं सच कहता हूँ, आप इस केस में मुग्धा के खिलाफ जरूर एक्शन लें। तभी रोनी के पापा आलोक वर्मा ने कहा, एक बात मुझे भी कहनी है सर। कल रात रोनी का मुझे भी कॉल आया था और वो फोन पर बेहद घबराया हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो शख्स मेरे बेटे को जान से मारना चाहता है। प्लीज सर मेरे बेटे को बचा लीजिए। इतना कहते हुए आलोक वर्मा दुर्गा प्रसाद के सामने गिड़गिड़ाने लगे। जब दुर्गा प्रसाद उन दोनों की बातें नोट कर रहे थे, तभी पेट्रोलिंग टीम की तरफ से दुर्गा प्रसाद को एक कॉल आया। सर यहाँ जंगल के बीचों बीच एक 20-25 साल के लड़के की लाश मिली है। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ चले आइए। कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने कहा, चलिए आप लोग मेरे साथ। लेकिन मिहिर ने दुर्गा प्रसाद की ओर देखते हुए पूछा, कहाँ सर? इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने कहा, एक लाश मिली है। उस वक्त आलोक वर्मा के दिल में और मन में दो तरह की बातें चल रही थी। दिल कह रहा था कि मेरा बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह से रोनी को लेकर बेहद ज्यादा डरा हुआ था। बारिश होने की वजह से वारदात वाली जगह पर पहुंचते हुए तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था। बारिश होने की वजह से वहां के मौसम में ठंड कुछ ज्यादा हो गई थी। वहां का माहौल अजीब सा
और टेंस नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से कत्ल को अंजाम दिया गया था, अमूमन ऐसे मर्डर्स नहीं के बराबर ही होते हैं। ये एक तरह से सोचने वाली बात थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार कुछ रहस्यमयी किस्म की वारदातें शिमला शहर के दुलनगर इलाके में बढ़ती ही जा रही थी। आखिर कौन था इन सब के पीछे? पहले मर्डर के साथ तो ये बस एक नॉर्मल सी पहेली जैसी लग रही थी, लेकिन एक के बाद एक 3 मर्डर, वो भी एक ही पैटर्न से होने के बाद ये पहेली और ज्यादा ही उलझती जा रही थी। और इन सभी वारदातों के पीछे का मास्टरमाइंड भी एक ही लग रहा था। सबसे पहले हसमुख पुलिस जीप से रेनकोट पहने हुए, सफेद दस्ताने पहनते हुए बाहर उतरा। उतनी देर में दुर्गा प्रसाद, मिहिर और रोनी के पापा आलोक वर्मा जीप से उतरकर बाहर निकल गए। तब तक बारिश दोबारा से हल्की फुल्की बूंदा बूंदी में बदल चुकी थी। कुछ देर में कई सारे लोग एक जगह को घेर कर खड़े थे और वहीं कुछ लोग रेनकोट और सफेद वर्दी जैसे कपड़ों में मौजूद होकर आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश में लगे थे। साफ जाहिर हो रहा था कि वो लोग फॉरेंसिक टीम से थे। वहीं जिस जगह को वे लोग घेर कर खड़े थे, वहां एक लाश मौजूद है। लाश के चेहरे को भी अच्छे से ढक रखा था ताकि सभी की नजर उस पर सीधे न पड़ सके। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे बॉडी पर मौजूद सफेद कपड़ा चेहरे से सरक गया और वहीं बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ी। उसके साथ ही उसी वक्त आलोक वर्मा की नजर लाश के चेहरे पर पड़ी और उनकी चीख निकली, रोनी! जल्दी से आगे बढ़ते हुए आलोक वर्मा जिसे बड़बड़ाने लगे, रोनी मेरा बेटा, रोनी नहीं, तुझे ये क्या हो गया बेटा? धप की आवाज के साथ आलोक वर्मा बारिश से कुछ गीली हो चुकी जमीन पर गिर गए और रोनी की बॉडी के पास बैठकर रोने लगे। रोनी बेटा, उठ जा, देख तेरे पापा आए हैं। बेटा तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बेटा देख ना, तेरी माँ घर पर तेरा इंतजार कर रही है। उठ जा बेटा, उठ जा। आलोक जी, संभालिए खुद को, ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने आलोक वर्मा को सांत्वना देते हुए कहा। कैसे संभालूं मैं खुद को? मुझे संभालने वाला तो खुद चला गया। ऑफिसर, आपने कहा था कि आप मेरे बेटे को बचा लेंगे, लेकिन नहीं, आपके होने के बावजूद मेरे बेटे की जान चली गई। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की गलती थी। उसे किसी से प्यार करने का खामियाजा चुकाना पड़ा। मेरा बेटा ही उस लड़की के पीछे पागल हो गया था। सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। मिहिर बेटा, तू सच कह रहा था, सब कुछ उस लड़की ने किया ना? बता ऑफिसर को। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल बेटा। ऑफिसर, आप अभी उस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए, वही मेरे बेटे की कातिल है। वही मेरे बेटे की कातिल है। आलोक वर्मा ये कहते कहते जोर जोर से रोने लगे। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड विला में मुग्धा जैसे ही घर पहुंची, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो सीधा ऋतु के कमरे में गई और उस पर अपना गुस्सा निकालने लगी। ऋतु की गर्दन पकड़ते हुए मुग्धा चिल्लाई, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुमने मेरे लाख मना करने के बावजूद भी इस इंसान की जान ले ली। गुस्से में चीखते हुए ऋतु ने कहा, What nonsense you are talking about? तुम किसके बारे में कह रही हो? गुस्से में मुग्धा ने कहा, जैसे कि तुम जानती ही नहीं। हाँ? मुग्धा की ओर घूरते हुए ऋतु चिल्लाई, वेट, वैसे भी अगर मैंने किसी की जान ले भी ली तो तुम्हें उससे क्या? मुझे उससे क्या? इतना कहते हुए मुग्धा ने ऋतु को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़कर उसे सबक सिखाने लगी। लेकिन ऋतु को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुग्धा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो उन ताजे खून वाले इंसानों को यूं आजाद घूमने दूं। अगर मेरा मन होगा तो मैं जरूर उन लोगों को मारूंगी, उनका एक एक कतरा खून निचोड़ लूंगी उनकी बॉडी से।
ये सुनते ही मुग्धा अपनी होश खो बैठी और वह ऋतु को मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस बार ऋतु ने जल्दी से मुग्धा की मुट्ठियों को भींच लिया और फुर्ती से उठकर उसने जोरदार पटखनी मुग्धा को दी, जिससे मुग्धा जमीन पर कई फुट दूर जाकर गिरी, जैसे कि वो बिल्कुल कमजोर पड़ गई हो। मुग्धा जब भी ऋतु पर कोई वार करती, ऋतु उससे बच जाती और उसके बदले वो मुग्धा पर एक गहरा वार करती। मुग्धा के घाव तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक दर्द उसके जिस्म पर जैसे उभरता ही जा रहा था। कई दिनों से खून की जरूरत होने पर भी मुग्धा खुद को रोके हुए थी। यही मेन रीजन था जिसकी वजह से मुग्धा आज कमजोर नजर आ रही थी। मुग्धा को लाचार देखकर ऋतु ने हंसते हुए कहा, तो देख लिया हम जैसा ना बनने का नतीजा। या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? देखो, खुद को देखो, तुम आज कितनी कमजोर हो और मैं कितनी ताकतवर। वहीं दूसरी तरफ माया और पृथ्वी, जो उस वक्त एक साथ घर में मौजूद थे, उन्हें मुग्धा और ऋतु की चीख और आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वहीं इस तरफ ऋतु ने मुग्धा पर हावी होते हुए कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी क्योंकि तुम कमजोर हो और हमारी दुनिया में कमजोरों की कोई जगह नहीं है। इतना कहते हुए ऋतु ने एक लकड़ी का पैना खूंटा, जो आगे से काफी नुकीला था, उठाया और मुग्धा के सीने पर रखकर बोला, इस चीख तुम्हारे दिल के आर पार करके तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म करती हूँ। ऋतु धीरे धीरे मुग्धा के सीने में लकड़ी का पैना खूंटा धसाने लगी और कमजोर मुग्धा दर्द में कर्राहने लगी। ऋतु ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मौत के साथ आज से हमारी कमजोरी हमेशा के लिए खत्म।